बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है सर? और स्क्रीन का फीडबैक शेयर कर दें मेरे साथ। ठीक है, इंशाल्लाह 2 मिनट बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो नंबर्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आपके साथ इस सफ़र का आगाज़ किया कॉर्पोरेट लॉ का, तो यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरुआत से मेरे साथ हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के जो है उन्होंने ज्वाइन किया हमें। तो देखो, इस सीक्वेंस को मैंने कैसे बनाया और कैसे आपको मैं इस लेवल तक लेके आया और किस तरह मैंने आपको नंबर ऑफ सेक्शंस पढ़ाए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट डेवलप हो कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैंने अरेंज इस तरह किया कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो इस सब्जेक्ट में। तो जैसे ही मैंने आप लोगों को समझाया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंपनी से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा मैंने तुम्हें समझाया कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है, मैंने फौरन तुम्हारा जंप लगवाया, फौरन मैंने ये जंप लगवाया और हम कंपनीज की मीटिंग्स के ऊपर आ गए। और मैंने कहा सोचो कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेट हो गई और इनकॉर्पोरेशन के बाद हम लोग फर्स्ट मीटिंग कर रहे हैं और देयर आफ्टर जो है एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो रही है। मीटिंग का टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने आपको मीटिंग की जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस होती है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरह वर्किंग करवाई। फिर मैंने आपको समझाया ये जो बिजनेसेस हैं दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। फिर मैंने आपको समझाया कि ऑर्डिनरी बिजनेस के ऊपर जो जो रिक्वायरमेंट मौजूद हैं एक्ट में हम पहले वो करेंगे, फिर इसी को फॉलो करते हुए मैंने आपको ऑडिट का चैप्टर जो था हमारे पास वो पढ़ाया मैंने आपको। फिर मैंने डिविडेंड का जो चैप्टर था वो करवाया और देयर आफ्टर हमने डिटेल में डायरेक्टर के जो पोर्शन है उसको डिस्कस किया कि डायरेक्टर कौन होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, इसके ऊपर डायरेक्टर्स के ऊपर रिक्वायरमेंट्स क्या है लॉ में, सीईओ कौन होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने दी, उसके बाद चेयरमैन क्या है। और देयर आफ्टर हमने डायरेक्टर के ऊपर लीगल रेगुलेशन पढ़ने के बाद हमने लास्ट टाइम जो किया वो द लिस्टेड कंपनी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लीट किया। तो होपफुली मैंने
अच्छी तरह आपको चीजें समझा दी हैं, लेकिन अब हम अपना सफर बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। हम देखेंगे कि एक कंपनी बनती कैसे है। अब मैं बिल्कुल आपको इनकॉर्पोरेशन पे ले जाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कोई बोरियत नहीं होगी आपको, और आपको पता चल गया है कि हमारा पर्पस क्या है, हम किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग देने के बाद अब मेरा हक बनता है कि मैं आपको इनकॉर्पोरेशन वाली साइड पे ले जाऊं और वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दूं कि जो आपके माइंड में थे कि आखिर ये कंपनी बाय द वे ऑफ लॉ कैसे बनती है। ठीक है, तो आज से जितने भी मेरे लेक्चर होंगे, और होपफुली वो जल्दी कवर हो जाएंगे, कि कंपनी को बनाने का क्या तरीका कार है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है। तो विद इन 1 मिनट मैं कंटिन्यू करता हूँ। सॉरी, मैं जो पानी है अपने पास रखना भूल गया हूँ, तो जस्ट अ मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है। द कंपनी इनकॉर्पोरेशन सिंपली मीन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी फ्रॉम एससीसीपी। आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाओ एससीसीपी, उसको आप बोलते हो कंपनी इनकॉर्पोरेशन। और थ्रू जो प्रिवेलिंग एक्ट या ऑर्डिनेंस जो भी चल रहा है, जो भी लॉ चल रहा है जिसको ये स्टैट्यूटरी कंपनी इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके थ्रू अगर आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो इसको हम बोलते हैं द कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो गई है। इनकॉर्पोरेशन सिंपली मींस द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन की स्टेजेस होती हैं। कंपनी खुद ब खुद जो है नहीं बन जाती। कंपनी को बनाने के लिए कुछ लोगों का मौजूद होना जरूरी है, कंपनी खुद ब खुद नहीं बनती। इसलिए इस स्टेज को मैंने बोल दिया द प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज। कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का कयाम जो है खुद ब खुद नहीं होता। इसके कयाम के लिए कुछ लोग होते हैं, इसको बनाने के लिए इसकी सोच के पीछे कुछ लोग होते हैं। उनका किरदार जो होता है प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में होता है। देयर आफ्टर जब एक कंपनी बन जाती है तो उसको मैं कैटेगराइज करता हूँ द इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ द कंपनी। कि कंपनी अब इस स्टेज में है कि कंपनी रजिस्टर हो गई है। देयर आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कंपनी को रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है फॉर द पर्पसेज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और देयर आफ्टर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। उनको मजीद एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। होपफुली मैंने आपको मीटिंग्स में ये समझाया था कि दो सर्टिफिकेट होते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो प्राइवेट कंपनी को मिलते जब भी मिल जाता है तो प्राइवेट कंपनी वहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है। लेकिन पब्लिक कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये दो ऐसी कंपनीज हैं जिनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, लेकिन ये अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाती जब तक वो कुछ कंडीशंस ना पूरी कर दें जो कि सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए होता है, वो अपना बिजनेस रन कर सकती हैं। तो ये सारी स्टेज जो है स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैंने इसको डिवाइड किया कि रजिस्ट्रेशन की जो स्टेज है एक लीगल पर्सन के कयाम के लिए वो कौन सी होनी चाहिए।
कंपनीज एंड प्रमोटर। देखें, प्रमोटर को कंसिडर किया जाता है, कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं जी प्रमोटर ऐसा पर्सन है जो कि एक जज्बाती पर्सन है और वो कहता है जी मेरी अपनी कंपनी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है अगर वो कहते हैं कि जी प्रमोटर एक ऐसा जज्बाती पर्सन है जो कि कहता है जी मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूँ और कंपनी बन जाए। कंपनीज एक्ट को पढ़ने से पहले हम प्रमोटर की जो डेफिनेशन सुनते हैं या हमें बताई जाती है, हमें बताया जाता है जी ऐसा पर्सन जिसको ख्याल आया था कंपनी बनाने का, वो कंपनी का प्रमोटर है। लेट्स सपोज इंटरलूप है, इंटरलूप के जो डायरेक्टर्स हैं इनको ख्याल आया कि एक कंपनी होनी चाहिए, फिर वो रजिस्ट्रेशन करवाने की तरफ गए तो वो कंपनी के प्रमोटर्स हो गए। ठीक है, तो आम बुक्स में भी यही हमें सुनने को मिलता है कि प्रमोटर ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी को बनाता है। तो लॉ में बिल्कुल ही दुनिया अलग है। लॉ जो है प्रमोटर्स को डिफाइन करता है अंडर सेक्शन 2 क्रॉस 50 में। कहता है जब भी ये कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में होती है तो एक पर्सन, एक नुमाया, एक ऐसा पर्सन होता है जो इसको अपना किरदार अदा करता है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में, तो उसको हम कहते हैं प्रमोटर ऑफ द कंपनी। और प्रमोटर को लॉ ने डिफाइन किया सेक्शन 2 क्रॉस 50 में। सेक्शन 2 क्रॉस 50 कहता है कि प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जिसको नेम दिया है एज अ प्रमोटर कंपनी के मेमोरेंडम में या कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। कहता है कंपनी के दो डॉक्यूमेंट हैं, एक है मेमोरेंडम और एक है प्रोस्पेक्टस। देखो कहीं पे अगर किसी पर्सन का नाम आ रहा है कि ये पर्सन है कंपनी के प्रोमोटर्स, तो कहता है जी वो कंपनी के प्रोमोटर होंगे। कंपनी का मेमोरेंडम देखो या कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखो, कहता है इन दोनों में अगर अगर इस पर्सन का नाम आ रहा है एज अ प्रमोटर तो सेक्शन 2 क्रॉस 50 कहती है वो प्रमोटर है। हाँ, हमने देखा नाम नहीं आ रहा उस पर्सन का, ना तो मेमोरेंडम में नाम आ रहा है ना प्रोस्पेक्टस में आ रहा है, लेकिन कहता फिर सेकंड वन क्राइटेरिया देखें, क्या जो पर्सन है उसका कंट्रोल है, क्या उस पर्सन का कंट्रोल है अथॉरिटी टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो कंपनी बनने जा रही है क्या इसका इस पर्सन का इतना कंट्रोल है कि इसके पास इतने राइट्स मौजूद होंगे कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है उनको कंट्रोल कर सके, उनको मेजोरिटी को अपॉइंट कर सके। हाँ, अगर वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर रहा तो देखो क्या वो कंपनीज की मेजर पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व है या कंपनी की मेजर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, तो ये पर्सन प्रमोटर होगा। और कंट्रोल वर्ड हैज बीन डिफाइंड बाय 3 वर्ड्स: अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मेजर पॉलिसी मेकर, आर डिसीजन मेकर। तो अगर नेम नहीं है तो क्या देखो कंट्रोल है उसका। या थर्ड वन बोला गया ऑन whose advice the board of directors are accustomed to act। या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं कि जिसकी एडवाइस पे जो आने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको अमल करना लाजमी होगा। तो कहता है ये तीन चीजों में से अगर किसी के पास ये चीज है तो वो कंपनी का प्रमोटर है। हो सकता है कंपनी बनाने का ख्याल किसी को आया लेकिन बाद में कंट्रोल किसी और के पास शिफ्ट हो गया, बाद में किसी ऐसे पर्सन के पास ये अथॉरिटी चली गई कि वो बनने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेजोरिटी को अपॉइंट कर सकता है या उसकी डिसीजन मेकिंग इंप्लीमेंट हो सकती है, तो बाय द लॉ वो प्रमोटर बन जाएगा। तो प्रमोटर की डेफिनेशन बाय लॉ सेक्शन 2 क्रॉस 50 ये है कि प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होगा हु नेम्ड, जिसका नाम आएगा as a subscriber to the memorandum of association of a company who has been named in the prospectus। प्रोस्पेक्टस में होंगे या उनका नाम आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। फिर उसके बाद who has control over the affairs of the company, such control can be directly or indirectly whether as a shareholder, डायरेक्टर आर अदरवाइज। कहता है फिर आपका कंट्रोल है, और कंट्रोल की एक अलग डेफिनेशन है जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन की। कहता है उसका डायरेक्ट कंट्रोल है या इनडायरेक्ट कंट्रोल है,
या तो वो एज अ शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहा है, या डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, या थ्रू इनडायरेक्ट कोई कंट्रोल है उसका, किसी रिलेटिव के थ्रू कंट्रोल कर रहा है, या इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, या जिसकी एडवाइस पे, डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है कस्टम टू एक्ट, तो ये पर्सन जो है प्रोमोटर होगा। लेकिन एक बात फिर वही आ गई, एक बात फिर वही आ गई कि कंपनी के जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में लोग काम कर रहे होते हैं वो भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस दे रहे होते हैं, लीगल एडवाइसेस मिल रही होती हैं, अकाउंटिंग एडवाइसेस मिल रही होती हैं, तो क्या लीगल पर्सन और अकाउंटेंट भी कंपनी का प्रमोटर हुआ? तो लॉ ने स्पेसिफिकली मना कर दिया, उन्होंने कह दिया अ पर्सन हु इज एक्टिंग मेयरली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में परफॉर्म करता है, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज प्रमोटर ऑफ द कंपनी, उस पर्सन को आप प्रमोटर ऑफ द कंपनी नहीं बोल सकते। ठीक है, इनके अलावा अदर पर्सन की बात की गई कि अगर उनका नाम है मेमोरेंडम या प्रोस्पेक्टस में, या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और या उनकी एडवाइसेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने चलना ही चलना है, तो ऐसे ऐसे लोग प्रमोटर कहलाते हैं। तो पहली तो बात वो सेंस हमने खत्म कर दी जो कि बुक्स में पढ़ी थी कि प्रमोटर ऐसे लोग होते हैं जिनको ख्याल आया और कंपनी बन गई। ठीक है, तो ख्याल आया कंपनी बन गई, वो भी ठीक है कि उनको ख्याल आया, उन्होंने इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हिस्सा लिया, अपना नाम मेमोरेंडम में लिखा, एसोसिएशन में लिखा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर बन गए, प्रोस्पेक्टस में भी उनका नाम आ रहा है, तो वेल एंड गुड। उसकी ये इतनी बात हमने पहले भी पढ़ी हुई थी, लेकिन आज हमने बाय द वे ऑफ लॉ लीगल डेफिनेशन पढ़ी कि प्रमोटर होता कौन है। अब प्रमोटर का लीगल स्टेटस क्या है? प्रमोटर मैंने बता दिया कि ऐसा पर्सन जो कि इन्वॉल्व होता है इन कॉरपोरेशन मैटर्स में, जो कि एक लीगल पर्सन के कयाम से पहले इसका किरदार होता है। तो प्रमोटर जो है, इसका फिर लीगल स्टेटस क्या हुआ? ये जो कंपनी है इसके हवाले से प्रमोटर क्या है? कुछ बुक्स बताती हैं हमें, अगर उनको पढ़ा जाए तो वो कहते हैं जी प्रमोटर एजेंट है। बी कॉम में आपने पढ़ा होगा एजेंसी का चैप्टर। और मुझे यकीन है कि मेरे पास जो ऑडियंस है ये सारी की सारी बी कॉम, एम कॉम या कॉमर्स से रिलेटेड कोई ऑडियंस है, और इनको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें एजेंसी का चैप्टर मौजूद है। तो एजेंसी का चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ चले जाएं तो एजेंसी का चैप्टर मुझे कहता है कि अगर एक एजेंट है तो उसका प्रिंसिपल जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि प्रमोटर एक एजेंट है जो कि प्रिंसिपल कंपनी के लिए काम करता है, तो कंपनी का क्याम तो अभी वजूद ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा गाइड गाइड कर देता हूँ कि एजेंसी के चैप्टर में होता क्या है। एक एजेंट अपॉइंट करता है प्रिंसिपल अपने काम के लिए, तो प्रिंसिपल के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। अब प्रिंसिपल का तो क्याम हुआ ही नहीं, प्रिंसिपल बना ही नहीं, इसका मतलब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देन ही हैज नॉट अथॉरिटी टू अपॉइंट एनी पर्सन टू एज एन एजेंट। अगर प्रिंसिपल का कयाम ही नहीं हुआ तो एजेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बाज दफा बोल दिया जाता है, चलो बुक्स में हम पढ़ते हैं कि प्रमोटर एजेंट नहीं है, प्रमोटर ट्रस्टी है, और ट्रस्टी की बात करें तो इसके ऊपर ट्रस्ट एक्ट लागू हो जाता है। और ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्टी जो होता है, गार्डी जो ट्रस्टी होता है, वो भी अपने प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए काम करता है, और यहाँ भी प्रिंसिपल का क्याम जो है वो वजूद में अभी नहीं आया। तो लॉ में एक टर्म है कोजाई। जो प्रमोटर होता है उसको बोल देते हैं कोजाई एजेंट और कोजाई
ट्रस्टी, मान लो एजेंट जैसा, मान लो ट्रस्टी जैसा, तो लीगल स्टेटस प्रमोटर का क्या हो गया कि असल में एजेंट तो नहीं है लेकिन उसके जैसा मान लेंगे। असल में ट्रस्टी तो नहीं है लेकिन ट्रस्टी के जैसा कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये भी सेंस क्लियर होगी तो कि प्रमोटर ना तो एजेंट है ना ट्रस्टी है, हाँ ये दरमियान वाली पोजीशन में है। ये इनके जैसा मिलता जुलता लॉ ने कहा कि सोच लो कि ट्रस्ट इज अ कोजाई एजेंट आर कोजाई ट्रस्टी। तो ये प्रमोटर मैंने क्लियर कर दिया। तो जी जब भी एक कंपनी बनती है तो सबसे पहले उसका नेम हमने सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले हमने उसका एक प्रोमिनेंट नेम जो कि हमने रिजर्व करवाना होता है एससीसीपी से। फर्स्ट वन मैंने आपको बता दिया, प्रमोटर। सेकंड वन, प्रमोटर या कुछ पर्सन जिनका आइडिया है या जिनका ख्याल है कि हम एक कंपनी बनाएंगे जिनमें लोगों की भी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे या अपनी इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी होगी। अगर अपनी इन्वेस्टमेंट काफ़ी होगी तो वो बनाने जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी। अगर वो लोगों का भी कंट्रीब्यूशन चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों के साथ मिलकर काम करना है तो वो बनाएंगे पब्लिक कंपनी। ये डिसीजन लेने के बाद कंपनी का मेमोरेंडम उन्होंने फिल करना है। ये डिसीजन लेने के बाद कि हमने कंपनी बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जब भी एससीसीपी के पास जाएंगे उनको एक लीगल फॉर्म मिलेगा। एससीसीपी की साइट से वो डाउनलोड करेंगे लीगल फॉर्म, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की फर्स्ट क्लास है नेम ऑफ द कंपनी, के बताओ तुमने अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है। तो मेमोरेंडम पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा नेम, कि अपनी कंपनी का नाम कैसे रखते हैं। अब ये पहले से मौजूद नाम है, मुझे मेहनत ही ना करनी पड़े, फेडेक्स पहले से मौजूद है, मैं इससे मिलता जुलता रख लेता हूँ। या कोई और नाम जो है, पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उनका नाम बना हुआ है, उनकी एड भी चलती है, तो क्यों ना उनसे मिलता जुलता नाम रखा जाए। जैसे आपने बाटा जो है, बाटा एक लिमिटेड कंपनी है, बाटा तो सुना होगा, तो चलो बूटा लिमिटेड बना ली जाए या बाटी लिमिटेड बना ली जाए। इंटरलूप एक वेल नोन नेम है, इंटरलूपी ही क्यों ना बना ली जाए या इंटरलूपर क्यों ना बना ली जाए। ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, क्या मैं ये ऐसे नाम यूज कर सकता हूँ जो कि ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि ये तो वेल नोन नेम है और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखें, लिप्टन एक नेम है और लिप्टन जो है हमें पता है ये टी है। अब मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूं जो यही काम करेगी और मैं ओ को खत्म करके ए रखना चाहता हूं, लिप्टान बना लेते हैं कंपनी। तो इसके बारे में हमें लॉ क्या गाइड करता है, जरा लॉ की भी तो बात सुन लें कि आप लोग एक कंपनी बनाने जा रहे हैं, उसका नाम जो है कैसे आप लोग रखोगे। रिजर्वेशन ऑफ नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई पर्सन कंपनी बनाएगा तो वो अपना नाम रिजर्व करवाएगा। रिजर्वेशन ऑफ नेम जो होती है अप टू 60 डेज की होती है, कि अगर आपने कोई कंपनी बनानी है तो आपने कोई नाम सोचा है तो वो नाम आप रिजर्व करवाएं, और जो भी आप रिजर्वेशन करवाओगे लॉ कहता है वो अप टू 60 डेज की होगी। Application must be in such form and manner and accompanied by such fee as may be specified। जहाँ ये वर्ड्स आ जाएं वहाँ मतलब होता है बच्चों कि एप्लीकेशन आपने अपने हाथों से नहीं लिखनी, आपने एप्लीकेशन उन्हीं फॉर्म, उन्हीं मैनर्स और उन्हीं तरीकों पे करनी है जो उन्होंने पहले से स्पेसिफाई किए हुए हैं। नेम रिजर्वेशन 60 डेज में होगा। नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन तुम खुद नहीं लिखोगे, इनका दिया हुआ कोई फॉर्म है उसको फिल करोगे और फी जो है वो सबमिट करोगे जो भी उसके अगेंस्ट देनी हुई। Where it is found that name was reserved by furnishing false information, the reservation will be cancelled। जहां उनको ये लगे कि आपने अपनी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन उस फॉर्म पे सबमिट करवाई है, जो फॉर्म उन्होंने कहा था फिल करें, जो उन्होंने स्पेसिफाई फॉर्म किया हुआ था,
जो बनाया हुआ था नेम रिजर्वेशन के लिए, अगर उस फॉर्म में आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन यूज की तो कहते हैं नेम जो रिजर्वेशन होगी वो कैंसिल हो जाएगी, इन केस द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। जब आपने एक गलत इंफॉर्मेशन दी और उसके नतीजे में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई विद फॉल्स आर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो कंपनी को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, कंपनी को हुक्म दिया जाएगा, इट शैल बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम। उसको हुक्म दिया जाएगा कि आप अपना नेम चेंज करें क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन ठीक नहीं बताई। फिर जो पर्सन गलत इंफॉर्मेशन यूज करेगा उसके ऊपर लेवल 1 की पेनल्टी इंपोज होती है। इफ द नेम अप्लाइड फॉर इज रिफ्यूज्ड, कहता है अगर आप नेम अप्लाई करें और वो रिफ्यूज्ड होता है तो द एग्रीव्ड पर्सन मे विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूअल रेफर द अपील टू द कमीशन। जब नेम की एप्लीकेशन जो है वो जाती है रजिस्ट्रार के पास और वो उसको अप्रूव नहीं करता, तो विद इन 30 days के अंदर जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कमीशन को अप्लाई कर सकता है। तो ऑर्डर ऑफ द कमीशन, इसके बाद कमीशन का जो भी बेंच हुआ वो उसकी अपील सुनेगा और उसका ऑर्डर, ये एक्ट कहता है शैल बी फाइनल, वो फाइनल होगा, एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी। तो इस सेक्शन ने सोल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर दे दी कमीशन को, एससीसीपी को, कि जो उसका बेंच फैसला कर देगा ना नेम रिजर्वेशन के ऊपर वो फाइनल होगा। फिर उसके फैसले को आप चैलेंज पाकिस्तान में कहीं भी नहीं कर पाएंगे किसी कोर्ट में या किसी और अथॉरिटी के सामने। तो जब भी एक कंपनी बनानी है सबसे पहले तुमने नेम रिजर्व करवाना है अपना। नेम रिजर्व करवाने के लिए एप्लीकेशन उसी फॉर्म पे जाएगी जो उन्होंने पहले से बनाई हुई है। एप्लीकेशन के साथ तुम फी सबमिट करवाओगे। आज ही एसएससीपी की साइट ओपन करना, ऑनलाइन फी कम है। हाँ, अगर मैनुअल अपना फॉर्म लेके इनके ऑफिस में जाओगे ना तो डबल फीस है। तो ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाना उसकी फी कम पड़ती है, हाफ है। उसके बाद उन्होंने कह दिया जब भी तुम उस फॉर्म के ऊपर इंफॉर्मेशन यूज करोगे ना ठीक यूज करना। उसके बाद अगर उनको लगा कि नेम आपका ठीक नहीं है वो आपकी रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे। और अगर तुम्हें लगा कि तुम राइट पे हो तो 30 दिनों के अंदर कमीशन को अप्लाई करो, इसके खिलाफ अपील कर दो और कमीशन का जो फैसला आएगा वो फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये हो गई नेम रिजर्वेशन कंप्लीट। फिर एक और गाइडलाइन है कि जब भी तुम अपना नेम रिजर्व करवाओगे तो तुम्हें मना किया गया, तुम्हें रोक दिया गया, प्रोहिबिट किया गया कि जब भी तुम अपना नाम रखोगे तो तुमने ये जो है रिक्वायरमेंट जो है इनको फुलफिल करना है, इनको अपने माइंड में रखना। जब भी तुम नेम अपना रखने लगोगे तो ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच कंटेन्स सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन और इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार। कहता है कंपनी जो है वो कभी भी इस नेम के साथ ना रजिस्टर हो और वो कभी भी ऐसे वर्ड्स ना अपने नाम के साथ जोड़े जो कि कमीशन के ओपिनियन में, जो कि एससीसीपी के ओपिनियन में या रजिस्ट्रार के ओपिनियन में क्या होंगे, आइडेंटिकल विद आर रिजेंबल आर सिमिलर टू द नेम ऑफ द कंपनी। कहता है अगर एक कंपनी हमारे पास पाकिस्तान में पहले से रजिस्टर है तो आप कोई ऐसा नाम नहीं रखेंगे जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल या उससे रिजेंबलेंस में हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नाम आप नहीं यूज कर सकते जो कि पहले से कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जो एससीसीपी के पास है। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दी, चलो बाटा लिमिटेड तो है, क्यों ना एक बूटा लिमिटेड बना ली जाए। ठीक है, तो बाटा लिमिटेड के मुकाबले में उसी से मिलता जुलता कोई आप जो वर्ड्स हैं उनको चेंज करके जो वही प्रोनाउंस है उसको नहीं पुकार सकते। जैसे अब इसी सीक्वेंस मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप इंटरलूप तो एक वेल नोन ब्रांड है, पाकिस्तान का वेल नोन कंपनी है,
लिमिटेड कंपनी है, क्यों ना उससे मिलती जुलती इंटरलूपी ही क्यों ना बना ली जाए। तो आज तक क्यों नहीं क्याम हो सका इंटरलूपी का या इंटरलूपर का, उसकी वजह सेक्शन नंबर 10 है। उन्होंने मना कर दिया हर एक को कि जो पहले से मौजूद कंपनीज हैं उनके नाम से रिजेम्बलेंस भी नहीं होनी चाहिए और ना उनसे मिलता जुलता कोई नाम रखना है। इनअप्रोप्रिएट का मतलब कोई ऐसा नामुनासिब नाम नहीं रखना जो कि मुनासिब ही ना लगे। और दूसरा अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल और इनअप्रोप्रिएट का मतलब सेम कि आप हम कोई ऐसा नाम ही ना रख लें जो कि नामुनासिब सा हो और जो कि अनडिजायरेबल हो। डिसेप्टिव, कोई ऐसा नाम ना रखें जिससे लोगों को धोखाधही हो। उसके बाद डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड द रिलीजियस सस्टेबिलिटीज ऑफ द पीपल। कोई ऐसा नाम ना रखें जिससे आप लोगों की जो मजहबी जो रसूमात है या तलीम है उनको इम्पैक्ट कर रहे हों। और उसके बाद एनी अदर ग्राउंड एज मे बी स्पेसिफाइड। तो कमीशन ने हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की कि कोई भी नाम आप ऐसा ना रखें जो कि रिजेंबल करे किसी और नाम से या उसके नाम से मिलता जुलता हो। फिर उन्होंने बताया कि कोई ऐसा नाम ना रखें जो कि नामुनासिब सा हो या अनडिजायरेबल हो। और कोई नाम ऐसा ना रखें जिससे किसी को धोखा मिलता हो। और कोई नाम ऐसा ना रखें जिससे किसी मजहब को कोई तकलीफ हो उस नाम से, या मजहब से रिलेटेड लोगों को उससे उस नाम से कोई मसला हो, या कोई और नाम जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे आप नहीं रख पाएंगे। और नाम के ऊपर तो पूरी से एक डिटेल मौजूद है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन जो है रूल हमारे पास मौजूद है। तो वो भी इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको रूल ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको एक नज़र देख लेना कि कंपनी बनने से पहले आपके CNIC वगैरह आपके पास मौजूद होने चाहिए। फिर सेकंड स्टेप होता है नेम रिजर्वेशन। उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, ये जो वर्ड है ना छोटा सा लिख दिया एज में बी स्पेसिफाइड, इसको उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि ये नाम नहीं रख सकते, तुम कभी भी ऐसा नाम नहीं रख सकते। जो कि उन्होंने एक डिटेल लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि ये वाले नाम नहीं रखने। और इन अप्रोप्रिएट के भी मीनिंग उन्होंने डिटेल में बताए हैं वहां पे कि उनकी नजर में इन अप्रोप्रिएट के मीनिंग क्या है और कौन कौन से नाम अनडिजायरेबल इन अप्रोप्रिएट होते हैं। तो पूरी एक जो है गाइडलाइन मौजूद है कंपनी इन कॉर्पोरेशन के ऊपर, वो मैं शेयर करूंगा, तो जस्ट उसको देख लेना कि एक कंपनी के लिए क्या चीजें रिक्वायरमेंट है और नेम के लिए स्पेशली कितनी लंबी उन्होंने रिक्वायरमेंट इशू की हुई है कि ये वाले नाम तो आप हरगिज कभी भी रख ही नहीं सकते। तो सेक्शन नंबर 10 मजीद स्पेसिफाई करता है कि आप जो है विदाउट SCCP की अप्रूवल के बगैर, SCCP की अप्रूवल चाहिए अगर आपने इन नामों में से कोई नाम रखना है। अगर एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द कमीशन, कमीशन की पहले इजाजत लेनी है। एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन इन राइटिंग, कहता है कमीशन की जो अप्रूवल है ना इन राइटिंग लेनी है, फिर आप ये काम कर सकते हैं। जो नीचे आने वाले काम है ना ये वाले, ये ऐसे नाम रख सकते हैं लेकिन इसके लिए रिटर्न अप्रूवल चाहिए किसकी, कमीशन की। तो इस वर्ड को छोड़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच कंटेन एनी वर्ड सजेस्टिंग आर कैलकुलेटिंग टू सजेस्ट। कहता है कंपनी कभी भी किसी ऐसे नाम के साथ नहीं बन सकती जिसका मतलब ये बने या मतलब ये निकाला जाए। और इसके पीछे लिखा हुआ है कि अगर ये काम करना है तो कमीशन की अप्रूवल ले लेना। ठीक है, तो कंपनी जो भी बनने जा रही है वो कहते जी
ऐसा कोई नाम ना रखे जिसका नतीजा ये निकले कि द पेट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट आर प्रेजेंट पाकिस्तानी आर फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। पेट्रोनेज का मतलब सरपरस्ती। आप कोई ऐसा नाम ना रखें जिससे लोगों को ऐसा फील हो कि आपकी सरपरस्ती, कि आपके ऊपर या तो पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, जो भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनकी सरपरस्ती आपके ऊपर है। ठीक है, आप जो है कहता जी कोई ऐसी जरदारी एंड को ना बना लेना, नवाज शरीफ एंड को ना बना लेना। ठीक है, जिससे फील हो कि जो हेड ऑफ स्टेट है पाकिस्तान के, उनसे आपका कोई कनेक्शन लोगों को फील हो। जैसे इमरान खान पीटीआई लिमिटेड, कोई ऐसी कंपनी नहीं ये बनने देंगे जिसका उनको लगे कि मतलब ये बनता है कि लोग क्या मतलब लेंगे कि इसके ऊपर सरपरस्ती है किसी हेड ऑफ स्टेट की, या पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप एंड को तो ये ऐसी कंपनी नहीं बनने देंगे, बनने देंगे तो उसके लिए कमीशन की रिटर्न अप्रूवल होगी, तो फिर वो कंपनी बनेगी। एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर एनी डिपेंडेंट अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। कहता है आप पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं बनाएंगे जिसका नाम आप ऐसे रखें कि उसका लिंक लगे, उसका ऐसे लिंक लगे कि वो फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी है या प्रोविंशियल कंपनी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंपनी है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी एग्जांपल है, वो कंपनी रजिस्टर भी हुई है, जैसे बैंक ऑफ पंजाब। द बैंक ऑफ पंजाब सुन के ही बंदे को नाम जो है फील होता है पंजाब का बैंक, बीओपी, ये गवर्नमेंट का बैंक लगता है। लेकिन बैंक ऑफ पंजाब के पास रिटर्न अप्रूवल है कमीशन की, उसने ये नाम रखने से पहले कमिश्नर से, कमीशन जो है एससीसीपी, उससे अप्रूवल ली है कि क्या मैं ये नाम रख लूं दी बैंक ऑफ पंजाब, फीलिंग तो यही आ रही है पंजाब का बैंक। ठीक है, तो बैंक ऑफ पंजाब के अलावा आपको कोई ऐसा बैंक या कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी कि उसने अपना नाम रखा तो उसका कनेक्शन जो है लिंक हो रहा हो फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, या एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी से, या किसी स्टैट्यूटरी कंपनी से। आप कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जो कि एफबीआर या एससीसीपी या इनसे कुछ मिलता जुलता हो। लेकिन अगर तुमने कोई ऐसा नाम रखना है तो कमीशन की अप्रूवल चाहिए। जैसे कि बहरिया कंपनी जो है, जो मलिक रियाज की है, तो उसने भी कमीशन से रिटर्न अप्रूवल ली है। हालांकि बहरिया जो है, बहरिया टाउन जो है, वो ऐसे ही लगता है जैसे पाकिस्तानी बहरिया की कोई स्कीम है, लेकिन उसने भी कमिश्नर कमीशन जो है एससीसीपी से अप्रूवल ली है। तो इसलिए वो इन नामों को यूज कर लेते हैं कुछ लोग। कोई ऐसा नाम नहीं रखना, एनी कनेक्शन विद एनी कनेक्शन विद एनी कॉर्पोरेशन सेट बाय आर अंडर एनी फेडरल गवर्नमेंट आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हाँ, अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी कोई कंपनी है तो उससे मिलता जुलता कोई नाम आपने नहीं रखना। उसके बाद द पेट्रोनेज ऑफ आर एनी कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपने किसी फॉरेन गवर्नमेंट से मिलता जुलता या उनकी कोई ऐसा नाम नहीं रखना कि जिससे फील हो कि आपकी सरपरस्ती उनके पास है। या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये जो यूएनओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनसे कोई ऐसा लिंक नहीं बनाना अपनी कंपनी के नाम में। एस्टेब्लिशिंग मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी आर टू फ्लोट अ मुदारबा। फिर अपने नाम में कोई ऐसा वर्ड नहीं रखना जो कि मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड हो, या आप मुदारबा को फ्लोट करें। और ये डिटेल में हम पढ़ेंगे मुदारबा ऑर्डिनेंस में जाके, अभी इसके बारे में बताना जो है नामुनासिब होगा, क्योंकि एक अलहदा चैप्टर खुल जाएगा मेरे सामने। तो अभी इसको आप वर्ड को ऐसे ही पढ़ो। तो मुदारबा ऑर्डिनेंस हमारे सिलेबस में है, वहां आपको पता चलेगा कि मुदारबा कंपनी होती क्या है, और जो फ्लोटिंग ऑफ मुदारबा क्या है। उसके बाद एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम द कमीशन। तो फिर उन्होंने कह दिया कोई भी बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस जो कि कोई किसी भी कंपनी का ऐसा नाम नहीं रखना जिससे फील लग रहा हो
कि कोई भी बिजनेस जो है वो रिक्वायर कर रहा है लाइसेंस कमीशन से। तो ये जो है सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई कि भाई कोई भी कंपनी ये नाम नहीं रख सकती। हाँ, अगर ये इनसे मिलते जुलते कोई नाम रखने हैं ना, तो कमीशन से डायरेक्ट अप्रूवल चाहिए और वो भी इन रिटन चाहिए। Whenever a question arises as whether or not the name company is in violation, तो जो डिसीजन होगा कमीशन का वो शैल बी फाइनल होगा। उन्होंने कह दिया जब भी एक क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि कंपनी का नेम जो है वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कहता है जो डिसीजन का नेम होगा ना, जो डिसीजन का नेम होगा, जो सॉरी कमीशन का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ तक जो प्रोविजंस हैं ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले पहले की है। यहाँ पे मैंने आपको बताया नेम रिजर्व कैसे होता है, कौन से नाम नहीं यूज करने और कौन से नाम यूज करने से पहले रिटर्न अप्रूवल ले लेनी है। यहाँ तक जो रेगुलेशंस है ना, जो प्रोविजंस है कंपनी एक्ट में, वो सारी की सारी प्रोविजन रिलेट करती है इनकॉर्पोरेशन से पहले से। हाँ, अगर कोई कंपनी जिसने अपना नाम रखा था वो बन गई है, इन ऑपरेशंस में आ गई है और देयर आफ्टर उनको फील होता है कि नहीं यार हमें अपना नाम चेंज करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, अब आपको एक सेंस आ गई है कि कंपनी के डायरेक्टर्स खुद ब खुद तो काम नहीं करेंगे। पहली जो रेगुलेशन अभी मैंने तुम्हें सेक्शन पढ़ाया ना, ये कंपनी बनने से पहले आप कंपनी का नाम सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर कंपनी एक बन गई है किसी नाम के साथ, तो क्या कंपनी के डायरेक्टर खुद ब खुद उसका नाम चेंज कर लेंगे? नहीं, क्योंकि हमने डिटेल में मीटिंग का चैप्टर पढ़ लिया, हमने डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ लिया, हमें पता है डायरेक्टर अगर कोई ऐसा फैसला लेंगे तो वो एक जनरल मीटिंग बुलाएंगे। अगर उस जनरल मीटिंग में 5 बातों बातों के अलावा कोई भी बात अप्रूव करवानी है, तो बच्चों याद रखना मैंने आपको बता दिया पूरे कंपनी एक्ट में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का ही नाम मिलेगा। उन 5 बातों के ऊपर अगर फैसला हुआ तो 50% की मेजोरिटी से हो जाता है। लेकिन पूरे एक्ट में जो फैसले हैं अब वो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होंगे। देखिए, अगर एक कंपनी ने अपना नेम चेंज करवाना है तो सारे मेंबर्स को नोटिस ऑफ मीटिंग मिलेगा डेफिनेटली। उसमें लिखा होगा कि हम एक एजेंडा आइटम आपके सामने लाए हैं कि हम अपना नेम चेंज करना चाह रहे हैं, द कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अब मैं पूरा वो तरीकेकार नहीं बताऊंगा क्योंकि अब आप माशाल्लाह आपको पता चल गया है कि कोई भी रेजोल्यूशन पास करवानी है तो वो वही फॉर्मल वे से सारी पास होगी जैसे कि हमने मीटिंग में पढ़ा है। नोटिस आता है, नोटिस में लिखा होता है, फिर उसकी डिटेल वर्किंग होती है कि क्यों हम चाह रहे हैं नेम को चेंज करना, वजूहात हैं, और नया नेम जो है वो क्यों रखना चाह रहे हैं। तो कहता है जी कंपनी अगर एक बन गई है ना, तो चलो गुजर गया काम, तो अब वो इनकॉर्पोरेशन होके काम कर रही है, लेकिन बाद में अगर इनको फील होता है नेम चेंज करवाना है, द कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार सिग्निफाइड इन राइटिंग चेंज इट्स नेम। तो नेम चेंज करने के लिए एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए और एक रजिस्ट्रार जिसने रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू किया है आपको, उसकी अप्रूवल चाहिए, तो कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है। रजिस्ट्रार जो है वो नया नाम लिख लेगा इन प्लेस ऑफ पुराने नाम की जगह पे। फिर रजिस्ट्रार आपको एक नया सर्टिफिकेट देगा जो कि रजिस्ट्रेशन से बाद मिलता है, वो आपको न्यू करके चेंज करके आल्टर करके पुराना सर्टिफिकेट ले लेगा, न्यू सर्टिफिकेट आपको देगा। और जब सर्टिफिकेट वो आपको रजिस्ट्रार दे दे तो इसका मतलब होता है कि जो चेंज का प्रोसेस था ना, नेम चेंज करने का प्रोसेस था, वो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्या आपने खामोशी से अपना नेम चेंज कर लेना है? तो उन्होंने कहा नहीं। जब आपको रजिस्ट्रेशन वो सर्टिफिकेट आल्टर सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो कंपनी जो है, company continue to mention its formal name along with its new name for the period of 90 days। 90 डेज के लिए कंपनी ये नाम, पुराना नाम नए नाम के साथ हर जगह लिखेगी। ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस आर प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरीड ऑन
एंड ऑन एवरी डॉक्यूमेंट etc। तो उन्होंने कह दिया जहां पे कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो हर जगह अपना नाम, नया नाम पुराने नाम के साथ मेंशन करे, और ये नया नाम पुराने नाम के साथ मेंशन करेगी 90 डेज तक। द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट इफेक्ट एनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। उन्होंने कह दिया कि कंपनी अगर अपना चेंज नेम करती है, एक ऐसी कंपनी जो कि बन गई थी बाद में उसने अपना नेम चेंज किया, ऐसी कंपनी जो कि बन गई थी और उसने बाद में अपना नेम चेंज किया, तो उन्होंने कहा नाम को चेंज करना कोई आपकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को चेंज नहीं करेगा या किसी ऐसे लीगल प्रोसीडिंग को डिफेक्टिव नहीं करेगा जो कि पुराने नेम के खिलाफ ली जा सकती थी। रेंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय आर अगेंस्ट द कंपनी। तो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को भी ये नाम का चेंज करना इफेक्ट नहीं करेगा। एंड एनी लीगल प्रोसीडिंग दैट माइट हैव बीन कंटिन्यूड आर कमेंस्ड अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स फॉर्मल नेम। कहता है फिर ऐसे भी किसी लीगल प्रोसीडिंग को ये डिफेक्ट नहीं करेगा जो कि कंपनी के खिलाफ कंटिन्यू की जा सकती थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो कि कंपनी के पुराने नाम के खिलाफ की जा सकती थी शुरू, वो उसके नए नाम के खिलाफ भी शुरू की जा सकती है। तो खुलासा ये कि अगर एक कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रार की अप्रूवल चाहिए। जब से रजिस्ट्रार अप्रूव कर दे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज करके देगा। सर्टिफिकेट मिल जाना इस बात का सबूत होता है कि आपका नाम चेंज हो चुका। जब ये काम हो जाए तो अपना नया नाम पुराने नाम के साथ 90 दिन जो डेज होंगे आपने मेंशन करना है अपने हर ऑफिस के बाद, हर प्लेस के बाद, हर डॉक्यूमेंट पे। देयर आफ्टर उन्होंने कहा नाम को चेंज कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि पुरानी कंपनी खत्म हो गई, उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन खत्म हो गए। नाम चेंज करने से कोई भी अगर अदालत में या कहीं पे प्रोसीडिंग चल रही है वो भी इफेक्ट नहीं होगी। और हाँ, नाम चेंज करने से कहते हैं ये भी भूल ना जाना कि पुराने केसेस अगर आपके खिलाफ ओपन हो सकते थे, नहीं हो सके, तो कहता है वो नए नाम के खिलाफ ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी लीगल कंसिक्वेंसेस आपके कोई भी चेंज नहीं होंगे, नाम ही जस्ट चेंज होगा। रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन करनी होती है तो दूसरा उसको मेमोरेंडम में उसके सामने आता है प्लेस ऑफ बिजनेस, कि वो बिजनेस कहाँ करेंगे, उनका रजिस्टर ऑफिस क्या होगा। तो नेम रखने के बाद अगली रेगुलेशन जो मेरे सामने आती है, जो पढ़ानी चाहिए, वो है रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, कि इस कंपनी का मेन ऑफिस कहाँ है, कि कल को अगर रजिस्ट्रार ने कोई चीज इनसे मांगनी है तो किससे मांगे। क्या हर डायरेक्टर के घर खत लिखना पड़ेगा, या कंपनी से कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो किस पर्सन से कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो जैसे एक लीगल पर्सन होता है उसका एड्रेस होता है ना बच्चों, जैसे मेरा अपना एड्रेस है, आपका अपना एड्रेस होगा, इसी तरह एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल और इसका स्टेटस पर्सन का है, लीगल पर्सन है। तो अगर ये पर्सन है तो इसके रहने की भी जगह कहीं पे तो मौजूद होगी ना, तो उसको कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कि ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, इसका एक परमानेंट एड्रेस है, कि इसके बिजनेस तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, तो क्या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के जहां जहां बिजनेस हो रहे हैं वहां वहां इसके पीछे भागना पड़ेगा कि अगर हमने इनसे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का भी एक एड्रेस होता है और जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कि कोई आपने लीगल बात पूछनी है या कोई काम इससे है तो इसके लीगल ऑफिस, इसके रजिस्टर ऑफिस को खत लिखो और उसी से कम्युनिकेट करो। तो आर्टिफिशियल तो पता चला जी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अगर आर्टिफिशियल है तो उसका भी कहीं ना कहीं कयाम होता है, वो भी अपना एक घर बसाता है, तो जिसको कहते हैं जी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अ कंपनी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस
टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस शैल बी एड्रेस्ड। कहता है कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो इसका भी रहने का एड्रेस होना चाहिए। तो उस एड्रेस पे जितनी भी कम्युनिकेशन है, नोटिस हैं, हम इसको एड्रेस करेंगे, इसको भेजेंगे या इससे जवाब तलब करेंगे। Within a period of 30 days of the from its incorporation, notify such office to the registrar in the specified manner। तो उन्होंने कह दिया कि जब एक कंपनी बन जाती है ना, जब एक कंपनी का क्याम हो जाता है रजिस्ट्रार से, तो आप रजिस्ट्रार को बताएंगे कि हमारा रजिस्टर ऑफिस कहाँ है। विद इन 30 डेज में, 30 दिनों के अंदर आपने रजिस्ट्रार को बताना है हम किस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं। जब हम कंपनी का मेमोरेंडम फिल करेंगे ना, तो पहली क्लॉज उसकी मेमोरेंडम की होती है नेम क्लास। दूसरी क्लास यानी दूसरी लाइन जो होती है मेमोरेंडम की, वो होती है प्लेस क्लास। उस प्लेस क्लास में मैंने प्रोविंस बतानी होती है कि मैं पाकिस्तान की किस सूबे में बिजनेस करना चाहता हूं। आप वो सूबा बता देते हैं कि जैसे मैं सूबा पंजाब में या सूबा सिंध में या सूबा किसी और में बिजनेस करना चाहता हूं। मेमोरेंडम में जस्ट ये वर्ड लिखे जाते हैं। फिर जब कंपनी एक बन जाती है ना, तो बच्चों उस सूबे की स्पेसिफिक लोकेशन हमें बतानी पड़ती है कि हम सूबा में, हमने आपको बताया था कंपनी बनानी है, तो कंपनी का कयाम हो चुका, अब इसका रजिस्टर्ड एड्रेस ये है। तो विद इन 30 डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होता है इसका ऑफिस, उस फॉर्म के ऊपर जो उन्होंने स्पेसिफाई किया। ठीक है, अपनी तरफ से कोई फॉर्म फिल करके नहीं देना, उस फॉर्म पे इनको बताना है रजिस्ट्रार को कि फला जगह पे इस एड्रेस पे इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। नोटिस ऑफ एनी चेंज इन सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस shall be given to the registrar within a period of 15 days आफ्टर द डेट ऑफ चेंज। जैसे एक आम पर्सन अपना एड्रेस चेंज करता है, एक घर से दूसरा घर ले लेता है, इसी तरह कंपनीज भी ऐसा करती हैं। कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो इस लीगल पर्सन का भी राइट बनता है कि ये अपना एड्रेस चेंज कर सकता है। तो कंपनी जो है अपना एड्रेस चेंज कर सकती है। तो जब भी अपना एड्रेस चेंज करेगी रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो 15 दिनों के अंदर जब चेंज हो जाएगी तो रजिस्ट्रार को स्पेसिफाइड फॉर्म के ऊपर बताएगी। द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन सिटी इन अ प्रोविंस टू अनदर। कहता है अगर एक कंपनी ने अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज किया, जैसे लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी ना कि कंपनी ने जब मेमोरेंडम फिल किया था तो इन्होंने बताया कि हम पंजाब में बिजनेस करना चाह रहे हैं, और 30 दिन के अंदर जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो 30 दिन के अंदर इन्होंने बता दिया हाँ जी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में है। अब लाहौर से कंपनी चाह रही है कि हम गुजरांवाला में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ले जाएं। The change of registered office of a company from one city in a province to another, or a city to an other city, or a city to an other in any part of the Pakistan not forming the part of province shall require the approval of general meeting through the special resolution। तो उन्होंने कहा जब भी आप कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं, ये तो पढ़ी लिखी बात है, एक कंपनी से एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज करो, एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में चेंज करो, या एक सिटी से किसी पाकिस्तान के ऐसे हिस्से में ले जाओ जो कि अभी सूबे का स्टेटस नहीं है उसके ऊपर। तो जैसे फाटा वगैरह ये जो थे पहले पाकिस्तान के हिस्सों में नहीं आते थे, ये ट्राइबल एरियाज। तो लेकिन पिछले साल इनको 31 मई को ट्राइबल एरियाज को पाकिस्तान का स्टेटस दे दिया गया है। तो कहता जी किसी ऐसे ट्राइबल एरिया में आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लेके जाना है तो उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए जनरल मीटिंग की थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन की। इफ अ कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड इट्स एवरी ऑफिसर्स लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। अगर कंपनी जो है इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं करती, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है 30 दिनों के अंदर नहीं बताती या स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं कोई पास करती, तो उसके ऊपर लेवल 1 की पेनल्टी लगती है।
पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय अ कंपनी, कंपनी अपना नाम फिर कैसे मेंशन करती होती है, ये सेक्शन आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी सेक्शन है, इसमें बताया गया कि कंपनी जो है वो अपना नाम कैसे लिखती है और कहाँ कहाँ पे लिखती है, ठीक है। ये इजी सेक्शन है, ये आप खुद पढ़ेंगे। पब्लिकेशन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि जब भी कंपनीज जो होती हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो कि आप मेमोरेंडम में लिखते हो कि हम जो है अपने बिजनेस में कितने तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर फीस जमा करवानी पड़ती है, हम उस लेवल की फीस पे करते हैं फिर एससीसीपी को। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है कि वो लिमिट होती है कि जहां तक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके अपना काम करना है, उस लिमिट के नीचे तक कंपनी अपना जो है इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके काम कर सकती है। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है ऑथोराइज्ड कैपिटल जहां पे मेंशन करना है ना, लेट्स सपोज कंपनी कह रही है, एडवर्टीज कर रही है अपना कि हमारे पास 10 मिलियन का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, तो और पेड अप कैपिटल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है, जो इशूड हो चुका है कैपिटल, वो आपके पास है 2 मिलियन का। तो लॉ कहता है जब भी तुमने कहीं भी अगर जिक्र करना है ना ऑथोराइज्ड कैपिटल का, तो जिन अल्फाज में ऑथोराइज्ड कैपिटल का जिक्र करोगे ना, तो उन्हीं अल्फाज में उसी जगह पे तुमने अपना फिर पेड अप कैपिटल का भी साथ ही जिक्र करना है। तो बाज दफा आपने देखा होगा कि कंपनीज अपने कस्टमर को, जैसे बिजनेस हैं, अपने कस्टमर्स को मैन्युपुलेट कर रही होती हैं कि जो चीज है वो कुछ और दिखाते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन छुपाई होती हैं। तो उस मैन्युपुलेशन को खत्म करने के लिए एससीसीपी ने कंपनीज को कहा, जब भी किसी नोटिस पे या किसी चीज पे तुम अपना ऑथोराइज कैपिटल लिखोगे या एडवर्टीज करोगे लोगों में अपनी कंपनी को, तो जब भी ऑथोराइज कैपिटल बताओगे उसके साथ अपना पेड अप कैपिटल भी बताना है। और अगर नेम जो है उसको आप इन चीज़ों पे नहीं लिखते तो एक पेनल्टी लगती है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये भी आप पेनल्टी खुद पढ़ेंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया बच्चों के, नेम जो है वो कैसे रिजर्व करवाना, नेम को चेंज कैसे करवाना, रजिस्टर ऑफिस जो है वो बनाना। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि नेम आपका कहाँ मेंशन होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि जहाँ ऑथोराइज कैपिटल आपने लिखना है, जब भी आप अपनी कंपनी को एडवर्टाइज करेंगे, जहां पे ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे उसी जगह पे उसी मैनर्स में आप अपना पेड अप कैपिटल भी उसके साथ लिखेंगे। अब चलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ। आप कंपनी एक रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, आपने फॉर्म डाउनलोड किया था, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी अपना नेम रखो। फिर नेम से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थी, जो भी रेगुलेशंस थी, वो मैंने आपके साथ डील की कि नेम रखना है तो कैसा रखना है। फिर नेम रखने के बाद, नेम रिजर्व करवाने के बाद मैंने नेम क्लॉज को फिल करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के एंड पे गिवन है। हर कंपनी, अगर मैंने प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मैं अपनी तरफ से कोई मेमोरेंडम फिल नहीं करूंगा, उसका बना बनाया एक फॉर्मेट मिलता है और जिसकी हर मेन लाइन को क्लॉज बोला जाता है। तो इस बने बनाए फॉर्मेट में पहली क्लॉज होती है, पहली जगह होती है आपने नेम लिखना होता है और किसी मैनर से लिखना होता है जो मैनर उन्होंने बताया होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नेम क्लॉज को फिल करना होता है, फिर मैंने फिल करना होता है रजिस्टर ऑफिस क्लास को, फिर मैंने फिल करना होता है ऑब्जेक्ट क्लास को, फिर मैंने फिल करना होता है लाइबिलिटी क्लास को, फिर मैंने फिल करना होता है कैपिटल क्लॉज को और सब्सक्रिप्शन क्लॉज को। ये जो क्लॉजेज हैं ये पैराग्राफ होते हैं जिनको हमने, जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, याद रखना एमओए एक मेन डॉक्यूमेंट है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट का स्टेटस रखता है। तो इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट मैंने फिल करना होता है। नेम रिजर्वेशन के बाद मेरे पास अगला क्वेश्चन आता है कि चलो अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप खुद से नहीं बनाएंगे,
ये स्पेसिफाइड है हर कंपनी के लिए। अगर आपने प्राइवेट कंपनी बनानी है तो आपको कोई फॉर्म ऐसा मिलेगा जिसके आप फिल करेंगे तो प्राइवेट कंपनी बनेगी, कोई फॉर्म ऐसा मिलेगा एमओए जिसके ऊपर आप पब्लिक कंपनी बनाएंगे। और होपफुली मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हो कि कौन सा मेमोरेंडम किस शेड्यूल में पड़ा है, वो किस कंपनी के लिए अप्लाई होता है। हाँ मैंने यहाँ पे लगता है नहीं पेस्ट किया। हाँ मिल गया मिल गया। ये देखो, ये डिटेल में जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 41, ये सेक्शन नंबर 41 में सब कुछ बताया हुआ है कि कौन सी कंपनी कौन सा आर्टिकल और कौन सा मेमोरेंडम यूज करेगी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि जब भी आप एक कंपनी बनाओगे पहले तो नेम के चक्करों से निकल गए हो, फिर सेक्शन नंबर 41 को लाजमी याद रखना। तो सेक्शन नंबर 41 में क्या है जी, सेक्शन नंबर 41 को मैंने पैरा जो है समराइज कर लिया। उन्होंने सेक्शन नंबर 41 में ना पूरी एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर आपकी कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसका मेमोरेंडम कैसे है, शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्म सेट ऑफ इन टेबल बी। और उसका जो मेमोरेंडम गिवन है वो कहते हैं जी टेबल बी में पड़ा है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसी तरह मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, उन्होंने कहा हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल भी बनाए हुए हैं। मेमोरेंडम तो लाजमी यही आपने सिलेक्ट करना है, लेकिन आर्टिकल के ऊपर ऑप्शन होती है, आप अपना आर्टिकल बना के दे सकते हो। लेकिन अगर आपने अपना आर्टिकल नहीं बनाया तो आपको रिक्वायरमेंट होती है जो आर्टिकल लॉ ने बाय डिफॉल्ट लिख दिया उसको अप्लाई कर ले। मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसी गारंटी लिमिटेड कंपनी जो कि अपनी गारंटीज को बाय शेयर रिप्रेजेंट नहीं करती, उन कंपनीज के लिए लाजमी है कि वो वाला मेमोरेंडम फिल करें जो कि सेट आउट है टेबल सी में फर्स्ट शेड्यूल में। फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, वो अपनी गारंटी को बाय शेयर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ऐसी कंपनी के लिए चाहिए कि वो वाला मेमोरेंडम फिल करे जो कि टेबल डी में मौजूद है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ अ कंपनी ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, एक ऐसी कंपनी जो कि अनलिमिटेड बनने जा रही है, उसके लिए लॉ ने रिक्वायरमेंट रखी है कि वो टेबल ई को फिल करें जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। तो ये था सेक्शन नंबर 41 जिसमें डिटेल में रिक्वायरमेंट मौजूद है कि अपनी मर्जी से या आपने कोई फॉर्म जो है उसको फिल नहीं करना। अगर आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर यानी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी, तो आप टेबल बी को फुलफिल करेंगे। अगर आपकी कंपनी है गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, आप टेबल सी को फुलफिल करेंगे। अगर आपके पास मेमोरेंडम है और आप अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और वो अपनी गारंटी को रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं बाय द वे ऑफ शेयर्स, तो कहता है वो टेबल डी को फिल करेंगे, उनका मेमोरेंडम टेबल डी में पड़ा हुआ है। और ऐसी कंपनी जो कि अनलिमिटेड कंपनी बनना चाह रही है तो वो डायरेक्टली जो है टेबल ई को फिल करेगी। ठीक है, तो होपफुली अब मुझे क्वेश्चंस की तरफ आना चाहिए और कल इंशाल्लाह हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम से। मेमोरेंडम से ऑनवर्ड जो हमारी कहानी होगी वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट होगी। तो अब जितनी भी यार मैं परवीन पढ़ूंगा ना वो सारी की सारी इनकॉर्पोरेशन को टारगेट करेंगी कि कंपनी बनानी है या कंपनी बन गई है, कंपनी बनानी है तो क्या करना है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मेमोरेंडम और आर्टिकल के ऊपर ही मेरा लेक्चर होगा। अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आ गया हूँ। अगर किसी का कोई कंसर्न या क्वेश्चन है आज के लेक्चर से तो काइंडली वो मैसेज करे। वेबसाइट पर अबाउट समय लिखा होता है कि फाउंडर ऑफ द कंपनी, क्या इस वर्ड की जगह प्रमोटर ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं? हाँ जी, आप कह सकते हैं। रिजवान ने बोला कि सर अक्सर वेबसाइट पे लिखा होता है फाउंडर ऑफ द कंपनी, के इस कंपनी की बुनियाद किसने रखी। ठीक है, तो क्या उसको प्रमोटर कह सकते हैं? तो रिजवान प्रमोटर कहलाने के लिए ना, अगर उस फाउंडर का नाम जब कंपनी बनी थी उसके मेमोरेंडम में एज अ सब्सक्राइबर या उसके प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर लिखा हो तो उसको प्रमोटर कह सकते हो। या उसके पास
आइडिया मौजूद था और उसके पास कंट्रोल मौजूद था। बाज कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि कंपनी बाद में बनी लेकिन एक छोटी सी दुकान थी, तो बाज मिल ओनर क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी हमारे ये आइडिया हमारे दादा जान का था, तो बाद में हमने कंपनी बनाई, तो इन दैट केस इस सेंस में वो प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर के लिए मैंने तुम्हें कहा लॉ की डेफिनेशन एक मौजूद है, उसी को फॉलो करना होता है कि या तो उसका नाम आया होगा मेमोरेंडम में या प्रोस्पेक्टस में, या उसके पास कंट्रोल रहा होगा, या उसकी एडवाइस पे कोई काम हुआ है कंपनी से रिलेटेड, और उसकी एडवाइस को मानना सब पे लाजिम था। हाँ, अगर कुछ कंपनीज ऐसी कहती हैं कि ये आइडिया तो हम हमारा 50 साल पहले का था, एक छोटी सी दुकान खुली थी और साइकिल पे हमारे दादा अबू जो थे वो चीजें बेच रहे थे, और अब हमने इतनी तरक्की कर ली है, तो वो दादा जो था ना वो प्रमोटर नहीं है फिर। अच्छा, कैन लीगल पर्सन भी, जितने भी लीगल पर्सन होते हैं उनके पास इख्तियार होता है कि वो प्रमोटर बन सकते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन है कब, ये लगता शुरू का मैसेज है। ये गवर्नमेंट, हाँ जी, ये गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। जो बीओपी है ना, इसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, और हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी भी पढ़ी थी। पता नहीं आफ्ताब कोई नाम का हैंड रेज कर रहा है, आप ना क्वेश्चन अपना लिख लो, लिख लोगे तो मेरे मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जो है उसका रिप्लाई कर दूंगा। हाँ जी आफ्ताब। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मैंने आपको जब पढ़ाया था ना, तो उसकी डेफिनेशन मैंने क्लियर करवाई थी, दूसरे दिन का लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, वो सुनना है आपने। उसमें मैंने बताया था कि बाज दफा जो कंपनी होती है ना वो ऐसे बनती है कि वो कोई शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते, हाँ एक हलफनामा जमा करवाते हैं कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी, इसके अफेयर्स में अगर पैसे लगाना हुए तो हम गारंटी देते हैं, हम हल्फिया बयान देते हैं कि हम इसके एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और इसमें शेयर कैपिटल नहीं गारंटी है। लेकिन बार दफा वो अपनी गारंटी को ना एज अ शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट करवाते हैं कि हमारे पास इतने वर्थ का शेयर कैपिटल है। उन्होंने बोला कि इतने वर्थ की गारंटी तो मौजूद है ना, तो उस गारंटी को शेप देना शेयर कैपिटल की, तो इसको वो हम बोलते हैं गारंटी लिमिटेड बाय, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। फिर हर मेंबर को उतने शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं जितनी उसने कसम उठाई होती है, जितने वर्थ की उसने कसम उठाई होती है, फिर उतने जो है ये कंपनी उस मेंबर को शेयर्स अलॉट कर देती है। तो लेकिन इन्होंने शेयर के ऊपर कुछ पे नहीं किया होता। जहाजेब जी, जहाजेब आप बताएं क्या आपका क्वेश्चन है। जूम अकाउंट, ठीक है, आप क्वेश्चन लिखे, क्या क्वेश्चन है। देन यस प्लीज मेंशन नेम इफ यस। डायरेक्टर को प्रमोटर, हाँ जी कह सकते हैं नजम भाई। डायरेक्टर को देखो, प्रमोटर होने के लिए नजम भाई आपके पास ना 3 क्राइटेरिया होने चाहिए, और वो तो मैंने डायग्राम इसलिए बनाई थी कि आपको सेंस रहे कि प्रमोटर है क्या बला का नाम। ये वो नाम नहीं यूज करना जो कि हम पहले भी अपनी बुक्स में पढ़ते आए हैं कि जी प्रमोटर वो होता है जिसको कभी ख्याल आया था कंपनी बनाने का। ठीक है, प्रमोटर बनने के लिए लाजमी है कि तुम ये तीनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट पूरी करो। या तो आपका नाम आना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, मेमोरेंडम में, तो वो प्रमोटर है। अगर उसका इन दोनों में नाम नहीं, तो क्या उसके पास कंट्रोल है, उसके पास इस लेवल की अथॉरिटी है कि वो आने वाले वक्त में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करेगा, या कंपनी का मेजर पॉलिसी मेकर है या डिसीजन मेकर है, या जिसकी एडवाइस माननी ही है तो डायरेक्टर की जान छूटेगी। तो ऐसा पर्सन जो होता है प्रमोटर होता है। तो डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर जो है, अगर एक कंपनी बनने जा रही है, एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और वही कहता है जी चलो एक कंपनी बनाए, सब्सक्राइबर बन गया, तो सब्सक्राइबर है तो बाद में वो डायरेक्टर बन गया। तो डायरेक्टर जो होता है वो पहली कंपनी में कोई ना कोई तो सब्सक्राइबर होते हैं ना, और सब्सक्राइबर ही आपस में कोई पर्सन होता है उसको डायरेक्टर बना लेते हैं।
तो डायरेक्टर जो होते हैं ये भी बाज दफा प्रमोटर होते हैं तो कंपनी बनती है। सर किस बुक से पढ़ा है यार? नोट्स आपको मिलेंगे। आपके साथ ना एक पर्सन ने बड़ा अच्छा डाटा मैनेज किया हुआ है ग्रुप में, तो उसका लिंक मैं शेयर करूंगा। सारी स्लाइड्स वो पर्सन जो है ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस गूगल ड्राइव में अपडेट करता है। अच्छा, एनी अदर बुक टू रीड? नहीं यार, यही काफ़ी है। बिल्कुल एक्ट से डाटा लेके मैं आपको मैनिपुलेट करके पढ़ाता हूँ, तो हमें किसी बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अली खान सर वो शो होता है? सर वो शो नहीं होता ड्राइव में। तो ड्राइव के साथ यार एक मसला था, दोबारा जो है यार ये जिसने भी ड्राइव जो है ना गूगल ड्राइव मैनेज की है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि आज जो है ना अलाउ किया जाएगा टाइपिंग को। तो गूगल ड्राइव का कोई ऐसा लिंक दे, ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा के लिंक दे कि कोई भी पर्सन जब भी नोट्स को वहां से डाउनलोड करे तो पुराने नोट्स को डिलीट ना कर पाए। ऐसा हुआ कि जो नोट्स उस बंदे ने मैनेज किए थे ना, तो किसी ने डिलीट कर दिए। तो ड्राइव का लिंक आप आज आपको ना फ्रेश दिया जाएगा। और यार एक मसला मैं बहुत फील कर रहा हूँ कि ग्रुप हमारा फुल हो गया है। ये ग्रुप जिसने बनाया है ना, सोशल ग्रुप, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इस ग्रुप की लिमिट जो है वो एक्सटेंड करवाए। 200 मेंबर हैं इस ग्रुप में, 200 मेंबर हैं इस ग्रुप में। और इतने ज्यादा बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं कि हम इस ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं, लेकिन वो होने नहीं देता। सर ऑथोराइज कैपिटल पेड अप कैपिटल का दोबारा पढ़ लेंगे यार इंशाल्लाह। ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल अभी तो कहानी शुरू हुई है, ठीक है। अभी आगे जाके कैपिटल के ऊपर भी हमने रेगुलेशन पढ़नी है, और इंशाल्लाह ये प्रोविजंस जो है ना बड़ी जल्दी से अब खत्म होंगी। अच्छा जी, उसके बाद किसका क्वेश्चन आया? सर नंबर शेयर कर दें अपना। अच्छा जी, जो न्यू मेंबर हैं इस क्लास में, तो ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करें। तो मुझे हल भी बताएं क्या किया जाए। अब व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल हो गया, अब क्या हल किया जाए? लोगों का कहाँ ऐड करना है हमने? और व्हाट्सएप मुझे तो इतना आता नहीं, तो कोई मुझे बताए कि इसकी जो लिमिट है मेंबर्स की कैसे एक्सीड करवाते हैं, और जहाँ से भी लिमिट करवानी है वो करवाना। अच्छा, नेक्स्ट जो है डायरेक्टर को प्रमोट, ये भी हो गया। रिजर्वेशन ऑफ नेम फर्स्ट पॉइंट मीन 60 days ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन। हाँ जी, 60 days फ्रॉम जब भी आप मेमोरेंडम को फिल करेंगे तो सबसे पहले अपना नेम रिजर्व करवा लेंगे, ठीक है। तो नेम को रिजर्व करवाना है 60 days पहले। फिर जब नेम फाइनलाइज हो जाए तो फिर तुम वो नाम अपने मेमोरेंडम में लिख सकते हो। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ हैविंग अ शेयर कैपिटल, ये एक्सप्लेन कर दे। अब्बास कल हमने ना दोबारा पढ़ना है मेमोरेंडम को, तो इंशाल्लाह मेमोरेंडम जो है कल भी क्लियर हो जाएगा। तो अब्बास ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये होल्ड रखें कल तक। उसके बाद है डायरेक्टर को प्रमोट, ये हो गया। ये क्वेश्चन भी रिमूव कर दूं। नजम भाई का स्लाइड्स अवेलेबल, ठीक है, ये भी हो गया। सर इसमें न्यू सारा लेक्चर अपलोड, ठीक है कर देंगे। नंबर बता दें। अली खान, अली खान सर, टू कंपनीज क्या रजिस्टर ऑफिस का एक ही एड्रेस दे सकते हैं? देखें, हो सकता है एक एड्रेस। ये जो प्लाजा है हमारे पास, बड़े बड़े प्लाजा बने होते हैं, रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी ने बताना होता है ना कि हम यहाँ पे सिचुएट कर रहे हैं। तो प्लाजा के एक फ्लोर पे एक कंपनी होती है, तो दूसरे फ्लोर पे दूसरी कंपनी होती है। तो हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि प्लाजा के एक ही फ्लोर पे एक ही दुकान पे दोनों का रजिस्टर ऑफिस बन सकता है, तो वो कभी नहीं बन सकेगा। क्योंकि पब्लिकेशन ऑफ नेम जब तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें समझ आएगी कि अपना नाम कैसे पब्लिकेट करना है। तो एक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि आधा बोर्ड तुम लगा लो और आधा बोर्ड मैं लगा लूं। तो रजिस्टर ऑफिस जो है हर कंपनी का स्पेसिफिक होता है, और ये नहीं हो सकता कि आधा कमरा कमरा इस कंपनी का है और आधा कमरा उस कंपनी का है। ये रजिस्टर ऑफिस है। अनऑथराइज्ड पेटेंट कैपिटल में फ़र्क बता दें, ये भी हो गया क्वेश्चन। उसके बाद ठीक है,
सर जिस जगह पर कंपनी का ऑफिस यहाँ पर कंपनी बनी है तो क्या इसके लिए ज़रूरी है उसी जगह की रजिस्टर की कॉपी या फिर रेंटल? समझ नहीं आई मुझे रिजवान। रेंटल कॉपी। रिजवान आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया यार। पेट्रोनेज वर्ड होता है सरप्रस्ती का, कि कायनात ऐसा ना लगे कि आप कोई ऐसा वर्ड यूज करें जिससे लगे कि आपने ऐसा वर्ड यूज किया कि आपके ऊपर सरप्रस्ती है फेडरल गवर्नमेंट की। ठीक है, कोई ऐसा नाम ना यूज करो आप। एससीसीपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते, क्योंकि एससीसीपी इसका मतलब कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज हुआ। और लोग जब पढ़ेंगे ना एससीसीपी, अच्छा उनके जेहन में आएगा अच्छा वो एससीसीपी जो कि कंपनी रजिस्टर करता है, तो उसी की कोई कंपनी होगी फिर ये। तो कहता है कोई ऐसा नाम नहीं यूज करना जिससे लगे कि सरप्रस्ती हासिल है आपको किसी ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट की। तो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली मैंने सारा क्लियर किया यार। कल इंशाल्लाह जो है आप टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करें, हम इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेशन करवाएंगे कंपनी की कंप्लीट, और कल हम अपना मेमोरेंडम फिल करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मौजम का क्वेश्चन है कि सर क्या नेम की रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन जो नेम करवाते हैं इसकी कंडीशन लिस्टेड कंपनी पे है? देखो मौजम, अब हम सब कंपनीज का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी कंपनी के ऊपर अप्लाई है। जिसने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है ना, तो वो पहले अप्लाई करेगी नेम के लिए, तो ये सारी की सारी रेगुलेशन हर एक कंपनी के ऊपर अप्लाई है।